क्लास 10th में चैप्टर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तत्वों का इन्वेंशन कहाँ से हुआ ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि सीबीएसई ने इस बार 2023 में इसे सिलेबस से अलग रखा हुआ है, बट फिर भी इस चैप्टर से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। इसलिए इस चैप्टर को हम क्विक रिवाइज करेंगे जल्दी से, छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 5 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्यों ज़रूरत थी वर्गीकरण की, इसके बारे में मैं इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करूँगा। नंबर 2, डावेराइनर कौन थे और उन्होंने डावेराइनर की ट्रिक क्या थी और क्यों वो फ्लॉप हुई, लिमिटेशंस क्या थी, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आए न्यूलैंड्स और उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं थी, लिमिटेशंस यहाँ पर हम सीखेंगे, क्यों ये नियम उनका फ्लॉप हो गया। और फिर उसके बाद में मेंडलीफ जब आए तो मेंडलीफ के समय तक 63 एलिमेंट्स थे और उन्होंने किस तरीके से उनको डिवाइड किया, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल दी और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की क्या लिमिटेशंस थी, क्यों वो फ्लॉप हो गई, वो सारा कुछ इस चैप्टर में मैं शॉर्ट में रिवाइज करूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे। और ये चैप्टर से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कर लो, ठीक है। सीबीएसई ने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में ये पूरा चैप्टर रखा हुआ है और फिर आप उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कि आधुनिक आवर्त सारणी कैसी बनी और कैसे उन्होंने मेंडलीफ की कमियों को दूर करके एक नई आवर्त सारणी दी। हेनरी मोजले का नाम यहाँ पर आता है, उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया, क्लासिफाई किया, क्योंकि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ कमियाँ थीं। तो यहाँ हम मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की कमियाँ भी पढ़ेंगे और उन कमियों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे ठीक किया गया वो भी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा मैं आपको सारी बातें सिखाने वाला हूँ। नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे, सबसे पहले डावेराइनर के समय पर एक व्यक्ति ने कोशिश की जिनका नाम था डावेराइनर, और उन्होंने कहा भाई 25 एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं इनको स्टडी कैसे करूं। अगर किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को स्टडी करना हो 25 के 25 एलिमेंट, तो वो किस तरीके से स्टडी करे। तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ तत्वों में प्रॉपर्टी सेम होगी, तो हम उनको अगर एक साथ रख दें और ये कहें कि भाई इन वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो रही है, तो हमें उन्हें स्टडी करने में आसानी होगी। ठीक उस तरह से जैसे मान लो आपके घर में एक टेबल है और टेबल पर जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर बहुत सारी कॉपियाँ पड़ी हैं, बुक्स पड़ी हैं, ठीक है, सब मिक्स करके पड़ा हुआ है। तो अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि भाई यहाँ से आप साइंस की बुक उठा कर लेकर आओ, तो आप कैसे उठा के लाओगे, वहाँ तो भीड़ है ना। लेकिन अगर आपने उनको सबको अलग अलग रखा हो कि बुक्स जो हैं वो अलग रखी हुई हैं, कॉपियाँ जो हैं वो अलग लिखी हैं, ठीक है, और रफ कॉपियाँ अलग रखी हुई हैं, तो आप जल्दी से उठा लाओगे ना। बस यही ज़रूरत थी कि इतने सारे एलिमेंट अगर हमारे पास हैं तो कम से कम हम ऐसा करें कि जिस भी एलिमेंट की हमें ज़रूरत है हम फटाफट उसको निकालें और कहें कि भाई इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप कहेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उनको हम एक साथ स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए हमने उनको डिवाइड करने के बारे में सोचा, ठीक है। देखिए डावेराइनर की ट्रिक क्या थी। जब डावेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया तो उन्होंने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना जिन्हें उन्होंने त्रिक कहा, ठीक है भाई। जब वो उनको अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई 3-3 एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने, डावेराइनर की त्रिक क्या कही जाती है। डावेराइनर के अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों को यदि उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है, लगभग एवरेज के बराबर होता है। और इसी रूल को उन्होंने डावेराइनर का त्रिक के नाम से फेमस किया, ठीक है। और इसमें क्या कहा जाता था, ये लैंग्वेज थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ डावेराइनर की ट्रेड्स से। देखिए डावेराइनर के समय तक लगभग 25 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, जिसमें से उन्होंने कहा कि 9 एलिमेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही हैं। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी हैं वो
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सिमिलर प्रॉपर्टी रख रहे हैं। मतलब ये तीन का ग्रुप, ये तीन का ग्रुप और ये तीन का ग्रुप, इन तीनों ग्रुप में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। वो उन्होंने कहा कि ये तीनों एक उसमें हम रख सकते हैं। तो मात्र 9 एलिमेंट्स ऐसे थे जहाँ पर उन्होंने 3 ट्रेड्स थी, जबकि एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास 25। तो उनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी, जैसे मान लो लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है, इन तीनों में क्या रिलेशन था। डावेराइनर ने कहा कि लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.0। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं और इन दोनों को प्लस करने के बाद उसका एवरेज निकाल दूं, मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, तो वो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। मतलब क्या, 6.9 को अगर मैं प्लस कर दूं 39.0 में और अपॉन 2 कर दूं, तो वो जो वैल्यू आएगी एटॉमिक मास की वो कितनी होगी। देखो ये 6.9 है, लगभग 7 के बराबर मान लें तो ओवरऑल इसको बोल सकते हैं कि ये 46/2 होगा लगभग में। और 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 23। और ये जो 23 है ये किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। तो यहाँ से डावेराइनर ने यही कहा कि भाई जो 3 ट्रेड्स मैंने दी हैं, मतलब उसमें पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो सम अगर आप करते हो तो बीच वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के लगभग बराबर होगा। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि डावेराइनर त्रिक की सीमाएं क्या थीं। तो आप इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि डावेराइनर उस समय वर्गीकरण तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे। ठीक है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि भाई 25 से 30 एलिमेंट अगर वहाँ पर थे तो उसमें से उन्होंने सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स के बारे में बताया और बाकी के एलिमेंट्स वो ऐसे ही छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि ये सिर्फ 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए हैं, उससे अलग बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन पर ये प्रॉपर्टी लग ही नहीं लग रही, इसलिए वर्गीकरण की ये टेक्निक जो है वो ठीक नहीं है। सारे एलिमेंट्स के बारे में हम वर्गीकरण नहीं कर सकते। और फिर एक लंबा समय निकलने के बाद में फिर न्यूलैंड्स आए और न्यूलैंड्स ने कहा कि भाई ठीक है, अब मैंने अपनी कोशिश से एक रूल बनाया है जिसके आधार पर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाए। और फिर उन्होंने अपना रूल दिया जिसे हम न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, तब पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान थे। इसलिए उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा गया। इस बात का क्या मतलब है, देखो ये म्यूजिक लवर रहे होंगे, इसलिए इन्होंने कैसे देखा कि भाई 7 एलिमेंट्स के बाद में जो 8वां एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती जुलती हैं। जैसे म्यूजिक में होता है आपका सा रे गा मा पा दा नी, तो उसके बाद में फिर से क्या आता है सा, तो जो इससे अगला एलिमेंट आएगा उसको हम कहाँ रखेंगे, एच के नीचे। तो हाइड्रोजन की, फ्लोरीन की और क्लोरीन की, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम हो रही थी। मतलब हर 8 तत्वों के बाद में जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर मिल जा रही थी नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट हमारा आ रहा है। मतलब क्या है, जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई सारे एलिमेंट्स को आप रखो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट हमारा आना चाहिए था वो एलिमेंट हमने यहाँ पर रखा, तो क्योंकि वो सा ही आएगा इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होंगी। यहाँ पर जो एक कॉलम में एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होंगी। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होंगी। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होंगी। और इसी रूल को उन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि न्यूलैंड्स का जो नियम था ना वो भी फ्लॉप हुआ। क्यों फ्लॉप हुआ, क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं थी, राइट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसमें आप क्या क्या लिखोगे और क्या क्या सीमाएं थी। देखिए, नंबर फर्स्ट उन्होंने क्या गलती की कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, जबकि बाकी के एलिमेंट्स भी तो थे। भाई न्यूलैंड्स के समय तक लगभग 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन न्यूलैंड्स ने क्या सोचा कि इसके बाद जो नए वो आएंगे ना एलिमेंट्स वो डिस्कवर होंगे ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। उन्होंने सिर्फ ये क्या सोचा कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट हैं, इसके बाद है ही नहीं कोई। तो फिर भी जो 56 एलिमेंट थे उनमें केवल कैल्शियम तक ही उनका ये रूल अप्लाई हुआ। उसके बाद के एलिमेंट्स जैसे ही भारी होते गए तो वो प्रॉपर्टी उनकी खराब हो गई। और साथ ही साथ देखो क्या हुआ यहाँ पर, नए तत्वों के गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट हैं तो बाकी के जो नए एलिमेंट्स आएंगे
उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी तो वो उनके ऑक्टेव्स में अप्लाई हो ही नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट था नंबर 3, न्यूलैंड्स ने नए तत्वों को अपनी सारणी में रखने के लिए दो तत्वों को एक साथ रख दिया जिनके गुणधर्म समान नहीं थे। उन्होंने क्या काम किया, जब पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई 56 ही एलिमेंट हैं और कोई नए एलिमेंट होंगे नहीं, लेकिन जब डिस्कवर हुए तो उन्होंने अपनी बनाई हुई टेबल में ही सबको रखना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसकी प्रॉपर्टी इससे मिल रही है तो मैं साथ में रख दूं, जिसकी वजह से उनकी टेबल ख़राब हो गई, जिसमें दो एग्जाम्पल थे आपके, कोबाल्ट और निकिल। देखिए यहाँ पर ये दिए हुए हैं कोबाल्ट और निकिल, और इन्होंने दोनों की प्रॉपर्टी जब सेम देखी तो इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया, तो इसकी वजह से इनकी टेबल ख़राब हो गई। नेक्स्ट नंबर 4 लिमिटेशन थी कि न्यूलैंड्स का सिद्धांत केवल हल्के तत्वों से पर ही ठीक से लागू हो पाया। जैसे जैसे हैवी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनका ये रूल फ्लॉप होता चला गया। और साथ ही साथ नंबर 5 था कि नोबल गैस, जो कि इस समय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18वें ब्लॉक में रखी हुई हैं, जैसे ही उनकी डिस्कवरी हुई तो अष्टक सिद्धांत तो बिल्कुल भी अप्लाई हो ही नहीं पाया। इसलिए न्यूलैंड्स का जो ये वर्गीकरण की पद्धति थी ना, ये भी बेकार हो गई और कहा गया भाई न्यूलैंड्स का भी रूल सारे तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर सकता। इसलिए उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद लगभग मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने कहा कि भाई ठीक है, अब मैं जो टेबल दूंगा वो सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगी।